Hello students, my name is Sagar Pandya and welcome back to the YouTube channel. Today we are going to start with a very interesting chapter. बहुत easy chapter पढ़ने वाले हैं. Chapter number 3, political parties. Now, political science एक ऐसा part है, ये वाला chapter rather इतना important है. जब भी हम लोग बात कर रहे हैं about this chapter, it is very interesting to know कि भाई ये chapter में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो रेगुलर लाइफ में हम लोग देख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जैसे सीजन चल रहा है फेस्टिवल्स का, तो वो टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि गणपति फेस्टिवल चल रहा है या जन्माष्टमी चल रहा है या दिवाली आने वाला है. तो हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे रहेंगे अपने एरिया में कि भाई ये पर्टिकुलर चीज ने, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने सर्व गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत, और एक बड़ा सा फोटो रहेगा वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी का नाम रहेगा वहां पे, एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी का लोगो रहेगा. सो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली? तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जब भी हम पढ़ने वाले हैं, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि भाई पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है. नाउ पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली इज अ लिंक दैट कनेक्ट्स कॉमन पीपल along with the democracy. जैसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. वापस, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट इज मेड ऑफ द पीपल, मतलब हम में से ही कोई एक रहेगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट. सर तो हमें रिप्रेजेंट कैसे करेगा? इफ यू रिमेंबर द एमपीज एंड द एमएलएस, लोकसभा एंड विधानसभा के जो मेंबर्स है उनको कौन इलेक्ट करता है? हम. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, हम इलेक्ट करते हैं विधानसभा के मेंबर्स को. और ये किधर इलेक्ट होते हैं? ऑब्वियसली ये अपने लोकसभा एंड विधानसभा में इलेक्ट होते हैं. लोकसभा जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोल सकते हैं, विधानसभा जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो एमएलएस होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट. तो जैसे प्रधानमंत्री फॉर एग्जांपल राइट नाउ अभी नरेंद्र मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी जी अपना स्पीच दे रहे हैं और मैं डायरेक्टली जाके बोलूं अरे हम लोग के यहाँ पे रास्ते का प्रॉब्लम चल रहा है या कचरे का वो ढेर मेरे बिल्डिंग के गेट के बाहर लगाया, तो मैं डायरेक्टली जाके बोल सकता हूँ क्या? नहीं. वो बोलेंगे ये मेरा काम नहीं है, मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं. अच्छा, मैं मेरे एरिया के कॉर्पोरेटर को लेटर लिखूंगा या एमएलए को कंप्लेन करूंगा कि रास्ते खराब है, तो वो हो सकता है? यस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है. एंड इसके लिए डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी कॉमन पीपल डेमोक्रेसी के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जाते हैं एंड इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, वो कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं ये एमपीज एंड एमएलएस को, ये रिप्रेजेंटेटिव्स को. सो वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे political parties exist in all the democratic systems, but in fact the political parties compete with each other only in democracy. तो जब भी कंपटीशन होता है वो डेमोक्रेसी में ही होता है, बट ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या? कि ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत बुरा हो. वायलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए. बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. So political parties are a kind of social organization, but there is a difference in its working. जैसे कोई भी social organization होता है वो भी political party जैसा ही काम करता है, but दोनों में फर्क क्या है? उनका जो गोल रहेगा, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग रहेगा, वो अलग रहेगा. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये लोग काम करते हैं, दोनों का जो गोल रहेगा, स्टाइल ऑफ वर्किंग रहेगा, इट विल बी डिफरेंट. Because political parties are organizations formed by people. People ने इलेक्ट किया है इनको, एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? कि भाई हमको पॉलिटिकल पावर चाहिए, अचीव करना है पॉलिटिकल पावर. जैसे पॉलिटिकल पावर अचीव किया, द पॉलिटिकल पार्टीज thus can be described as a group of people who aim to contest election. तो पहले क्या करते हैं? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद दे विन द इलेक्शन. इलेक्शन जीत गए, उसके बाद क्या? पॉची कर रहा है? नहीं, गेटिंग द पावर. पावर मिल गया. एट द एंड ऑफ द डे दे एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी. मतलब उनके पार्टी का गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है वहां पे, वो देखा जाता है
फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट 2 मार्क आंसर एग्जाम में आएगा। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टू बी इन पावर। कौन सा? टू बी इन पावर। सेकेंड वन इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। परस्यू एन आइडियोलॉजी मतलब क्या? कि उनका जो आइडियोलॉजी है, माइंडसेट है, वो आइडियोलॉजी परस्यू करना है। ये सब पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ने वाले, सो टेंशन नहीं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा। फोर्थ वन इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट एंड फिफ्थ वन टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। सो जब भी हम लोग ये चीज देखते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं टू बी इन पावर। सो बच्चा, जब भी टू बी इन पावर मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम क्या रहेगा? कि भाई पावर में रहना है, बराबर। अच्छा, पावर में रहना है इसका मतलब क्या? कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से हम इलेक्ट होके आए हैं, तो हमारे पास पावर रहेगा। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज अचीविंग पावर and different political parties compete with each other to get power. जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हु इज द रूलिंग पार्टी राइट नाउ? जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इट इज द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो राइट नाउ द रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड द ऑपोजिशन पार्टी इज कांग्रेस। तो बच्चा ध्यान से सुनना, शायद तुम लोगों का एग्जाम आएगा तो कि बिकॉज मई 2024 में वापस इलेक्शन है, तो वापस ये वीडियो अगर तब भी देखोगे तो वो रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी शायद चेंज हो जाए। बट द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विथ ईच अदर टू गेट पावर। ये उनका मेन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। सेकेंड इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी परस्यू करना मतलब क्या? मतलब एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज, उनका कुछ वर्ल्ड व्यूज होता है, एंड पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इशू। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम पॉलिसीज का बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड व्यूज दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज के लिए फाइट करते हैं। जब ये जो दूसरे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं लोगों को बताने के लिए, हम लोग फाइट करेंगे, जैसे दहेज प्रथा बंद करेंगे, डाउरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग सोशल इनइक्वालिटीज बंद करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज है जो डिस्कस किए जाते हैं इन दिस आइडियोलॉजी। These together make a party ideology and according to that लोगों का सपोर्ट मिलना चालू होता है। ये जो लोगों का सपोर्ट होता है उसको बोला जाता है मास बेस। क्या बोला जाता है? मास बेस। मास बेस मतलब क्या? पीपल्स सपोर्ट। The social support received by political parties is called as mass base. In modern day, ideology of all the political parties appear to be similar. बिकॉज आज ऐसा हो गया है कि सब पॉलिटिकल पार्टी सिमिलर चीज बोलते हैं कि भाई पहले ऐसा था कि कुछ अलग सोच रहे हैं या ऐसा कुछ, आज सब लोग सेम बोल रहे हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जो इनडिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए लड़ेंगे। मतलब ये एक आइडियोलॉजी सब पॉलिटिकल पार्टीज का सेम हो गया है। थर्ड वन इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा। अभी पार्टी एजेंडा का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने आइडियोलॉजी बनाया, जैसे सोशल माइंडसेट कि भाई हमारा ये आइडियोलॉजी है, हम लोग इस चीज के लिए फाइट करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज हम लोग नहीं होने देंगे। वैसा ही पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर्स देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे एजेंडा बनाया जाता है। दे इंप्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट द पॉलिटिकल पावर। मतलब क्या? मतलब आइडियोलॉजी जब भी बना था ना, तभी बोलते हैं ना वो मिनिस्टर्स, मैं वादा करता हूं आपको कि ये पर्टिकुलर चीज होगी। मतलब बाद में उसके बेसिस पे ये आइडियोलॉजी था ना, अभी उसके बेसिस पे लोगों ने वोट दिया, पावर में आ गए, तो अभी क्या कि वो बन जाता है उनका एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या? अपना पता है टू डू लिस्ट, के आज के दिन में ये करना है, तो वो एजेंडा है उसका। तो जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ना। एंड इसके लिए टू हैव अ पार्टी एजेंडा दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज अ थर्ड वन। अभी फोर्थ आते हैं, टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना। द पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशेस द गवर्नमेंट टू एंड गवर्न्स द नेशन। हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट? जैसे पावर मिल गया तो जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिला, सबसे ज्यादा वोट्स मिला, वो पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाता है मेजॉरिटी, एंड उसको पावर मिलता है। These parties which do not get majority वो क्या करते हैं? तो वो opposition party बनते हैं, तो they act as a opposition party. Last characteristic is to act as a link between government and the people. So political parties किसके लिए काम करते हैं?
दे वर्क एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कोई भी जैसे प्राइम मिनिस्टर का बात है, तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली हम जाके बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो हमको ये पॉलिटिकल पार्टी को बोलना है, मतलब वो एमपीज एंड एमएलएस को बोलना है कि भाई ये पर्टिकुलर डिमांड्स है हमारा। सो इसके लिए ये एमपीज एंड एमएलएस किसके होते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। एंड इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। The political parties communicate the demands and complaints of the people to the government. The government tries to get the support of the people for its policies and programs. So अपना policy and अपने program के लिए ये support इकट्ठा करते हैं। These are important characteristics. Now coming to important questions. So when people come together and participate in electoral process, they acquire political power, such as these organizations are called as political parties. Party which fails to secure a majority is known as opposition party. Social support received by political party is known as mass base. And the main objective of political party is to capture dash, that is to capture power. Now, the changing nature of political party system in India. जब भी हम लोग बात करते हैं अबाउट इंडिपेंडेंस, तो बच्चा इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी मिला? 15th of August 1947। जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला वो टाइम पे देयर वाज वन पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज एट द फोरफ्रंट। जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 9th में भी हमने पढ़ा था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में, तो वो टाइम पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी था। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of India after independence? It was Pandit Jawaharlal Nehru. So Pandit Nehru was from which party? Congress. So Congress was a very strong party in the post-independence period as well. Congress was majority at the center and in most of the states as well. But this era was hence described as single dominant party system. कौन सा system? Single dominant party system. अभी ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब क्या कि सिंस 1947 टिल द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लेटर ऑन लाल बहादुर शास्त्री एंड लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जी, ऑल दीज वर फॉर द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड कांग्रेस के ही तो लीडर्स थे ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी 1974 तक, रादर 1974 के एंड तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग कर रहा था। एंड दैट इज व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी और इंडिया में बोला जाता था सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे जो ऑपोजिशन पार्टीज थे वो सब साथ में आए एंड बोला हम लोग ये हटाएंगे। एंड द नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज द सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। बोला कि हम लोग सब मिलके ऑपोजिशन पार्टी एक हो जाएंगे एंड कांग्रेस को हराते हैं। सो इन 1977 सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो हटाना पड़ा। एंड आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी emerging as a dominant party came to an end and this one party system से बनना चालू हुआ कोएलिशन गवर्नमेंट। नाउ ये कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब व्हेन देयर आर टू और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार। कौन सी जुली? मिली जुली सरकार। जैसे मिली जुली सरकार का मतलब क्या हुआ? जैसे महाराष्ट्र का बात करें, अभी महाराष्ट्र में मेरे इधर रत्नागिरी में मेरे फार्मर्स को क्या डिमांड है वो दिल्ली में बैठ के उसके मिनिस्टर को थोड़ी पता रहेगा। तो इंडिया के जितने भी अलग अलग गांव में सब लोगों को रियलाइज होने लगा कि भाई हमारा डिमांड तो सफाइज नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारे एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो इसके लिए ये जो ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी छोड़ दो, जो बंदा हमारे लिए काम करेगा उसको हम लोग एमपी या एमएलए चूज करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे रीजनल पार्टीज आने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना, रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना टुडे, राइट? सो शिवसेना को वोट देना चालू किया लोगों ने एंड बोला कि यार शिवसेना मतलब हम हमारे लोग हैं, उनको मालूम है कि महाराष्ट्र का प्रॉब्लम्स क्या है एंड वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लोगों ने उनको वोट देना चालू किया। तो बीजेपी को जब ये चीज रियलाइज हुआ कि ऐसे रीजनल पार्टीज हैं तो उन्होंने क्या किया? कोएलिशन करना चालू किया।
कि भाई मतलब तुम्हारे जो मतलब मैं और तुम हम दोनों हाथ मिला रहे, तो बीजेपी एंड शिवसेना केम टुगेदर इन द ईयर 1999 एंड सेंट्रल लेवल पे शिवसेना सपोर्ट करने लगा। वैसे ही कांग्रेस दूसरे स्टेट में सपोर्ट करने लगा, दूसरे स्टेट के रीजनल पार्टीज को। इसके लिए द कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर्मिंग, मतलब क्या कि दो पार्टी सब मिला के काम करने लगे। हियर बोथ भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि चलो ये कोएलिशन करते हैं, देखते हो रहा है कि नहीं। एंड वर्ल्ड में ये कोएलिशन गवर्नमेंट का ना हमेशा प्रॉब्लम हो रहा था, बट इंडिया एक ऐसा कंट्री था विच बिकेम सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस कोएलिशन गवर्नमेंट। एंड ये दो अलायंस हो गए। एक बीजेपी लेड, मतलब बीजेपी ने जो लीड किया था, वो अलायंस का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी एंड उनके जितने कोएलिशन करने वाले दूसरे पार्टीज है वो एक साइड पे आ गए, एंड दूसरे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब जिसको लीड कर रहा था कांग्रेस। तो कांग्रेस एंड उसके दूसरे पार्टीज जो उनको सपोर्ट कर रहे थे कोएलिशन में, वो एक साइड पे आ गए। तो एक साइड पे आ गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीए, एंड दिस वाज लेड बाय बीजेपी। एंड दूसरे साइड पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीए गवर्नमेंट, लेड बाय कांग्रेस। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, एनडीए लेड बाय बीजेपी, इसका सरकार आया, या यूपीए लेड बाय कांग्रेस, इसका सरकार आया। क्यों? बिकॉज एनडीए एंड यूपीए का अलायंस बना लिया। डू यू नो? नो, लेट अस। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में देखे या वर्ल्ड में देखे, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, एंड डेमोक्रेसी है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज होगा। बट कुछ कंट्रीज है जहां पे अलग अलग लेवल्स है, जैसे वन पार्टी सिस्टम। ओके, इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल, तो उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, अभी चाइना में ना 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, बट ये सब पॉलिटिकल पार्टीज खाली एक पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो अभी जब भी हम लोग बोलते हैं चाइना में, तो चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल में है, इसके लिए इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। बट वही यूएसए में देखे तो वहां पे वन नहीं, दो पार्टी है, तो उसको बोला जाएगा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मतलब क्या कि इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल एंड एंजॉय द पावर, और अल्टरनेटिवली नहीं होता है कि भाई पहले इसको बाद में इसको वापिस इसको, नहीं, एंजॉय द पावर आइदर वेज, इसको बोला जाता है यूएसए, इसको बोला जाता है टू पार्टी सिस्टम। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए, जैसे वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक है डेमोक्रेट्स, दूसरे रिपब्लिक्स। तो एक हो गया वन पार्टी सिस्टम, दूसरा हो गया टू पार्टी सिस्टम, तीसरा हो गया थ्री पार्टी सिस्टम, नहीं रे, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या? बेस्ट एग्जांपल इंडिया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी रे। When many political parties compete together for political power, in more or less they are equally influential, and इसके लिए उसको बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। कौन सा पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर योर एग्जाम। इनमें से दो क्वेश्चंस है, फर्स्ट एंड फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स, जो बोर्ड में भी पूछा गया है। तो प्लीज गो थ्रू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। All right. Moving forward with the next part, criteria for recognition as national party. अभी ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा याद न रहने वाला पार्ट है। तो ये क्या है, अभी ध्यान से सुनो। क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, मतलब तेरा एक रीजनल पार्टी है, उसको नेशनल लेवल पे, उसको नेशनल लेवल इन्फ्लुएंस चाहिए। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पार्टी। कांग्रेस नेशनल पार्टी, कंट्री लेवल पे है। एंड कुछ पार्टी होते हैं जो रीजनल लेवल पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब क्या है, कौन से लेवल पे है? रीजनल लेवल पे है, ठीक है। अभी ये रीजनल लेवल पे है, रीजनल से नेशनल लेवल पे बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर?
तो मैं जाके बोलूंगा हाँ मैं सब जगह इलेक्शन लड़ूंगा और जीत जाऊंगा? नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रूल सेटअप किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू गेट रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहला, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गेट मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, सीट्स नहीं, वोट्स। तो 6% वोट्स मिलना चाहिए इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो मिनिमम 6% वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी है, तो मैंने क्या किया, मैं महाराष्ट्र से गुजरात गया, मध्य प्रदेश आया, कर्नाटक आया, एंड ये सब जगह पे मिला के 6% वोट्स मिलना चाहिए इन लोकसभा इलेक्शंस। सर तो मेरा बन जाएगा रीजनल से नेशनल पार्टी? नहीं रे, इसके साथ एक और क्राइटेरिया है, एंड मिनिमम 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। मतलब क्या, मतलब 6% वोट्स मिला इन 4 स्टेट्स एंड कम से कम 4 मेंबर इलेक्ट होने चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट। मतलब सर खाली चारों मेंबर महाराष्ट्र से होंगे तो चलेगा क्या? चलेगा। 6% वैलिड वोट्स एंड 4 मेंबर्स, 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स एंड 4 मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा, तो वो बन जाएगा रीजनल से नेशनल पार्टी। सिंपल। सर बट इतना सब कुछ नहीं करना है तो कुछ डायरेक्ट बोलो ना। अभी डायरेक्ट बोलूं तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे टोटल लोकसभा का सीट्स कितना है? 543। क्या 543? क्या हम लोग ने पढ़ा था? टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा 543। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ द ऑल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मिनिमम 3 स्टेट्स मिल गया, 2% 543 का निकालो तो समवेयर अराउंड 11 सीट होता। तो टोटल 3 स्टेट में मिनिमम 11 सीट मिला तो तेरा बन जाएगा रीजनल से नेशनल पार्टी। मतलब क्या, मतलब 3 स्टेट में, मतलब सर महाराष्ट्र में 9 मिला, गुजरात में 1 मिला, मध्य प्रदेश में 1 मिला तो भी चलेगा? चलेगा। 11 सीट कम से कम मिलना चाहिए, दैट इज 2% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ एंटायर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो बन जाएगा तेरा रीजनल से नेशनल पार्टी। सर अगर मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसको अगर रीजनल पार्टी बनाना है तो वो दूसरा क्राइटेरिया होगा। बट इधर तक समझा? बहुत सिंपल। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, दोनों हुआ तो तेरा बनेगा रीजनल से नेशनल पार्टी। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर सिंपल चाहिए तो 2% ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इन मिनिमम 3 स्टेट्स, तो बन जाएगा तेरा रीजनल से नेशनल पार्टी। सिंपल। बट सर अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन से रीजनल पार्टी बनाना है तो 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिलेगा, सेम, फर्स्ट क्राइटेरिया सेम। अर्लियर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन, अभी जैसे सेम, मतलब वहां पे हम लोगों ने देखा 4 और मोर स्टेट्स में ना, बट यहाँ पे तो एक ही स्टेट, बिकॉज रीजनल पार्टी बनाना ना, मतलब महाराष्ट्र लेवल पे चाहिए मुझे। तो पॉलिटिकल पार्टी मिनिमम 6% वोट्स मेरे लोकसभा असेंबली में से मिलेगा एंड मिनिमम 2 मेंबर्स विधानसभा में इलेक्ट हो गए, तो बन जाएगा मेरा रीजनल पार्टी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रीजनल पार्टी। अगर ये नहीं तो सर डायरेक्ट वाला कुछ है क्या? है। विधानसभा में 3% सीट्स, वो पॉलिटिकल जो भी स्टेट रहेगा उसका विधानसभा में 3% सीट्स मिला और 3 सीट्स विच एवर इज हाई। अभी कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, अभी महाराष्ट्र में 288 सीट्स है। ओके, अभी 288 सीट्स का अगर मैं 3% निकालू तो कम से कम 8 या 9 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 8 या 9 होता है, तो 8 और 9 एंड 3, व्हाट इज हाई? 9। तो महाराष्ट्र में 9 इज द क्राइटेरिया। बट अगर सिक्किम में देखें तो उनका पॉपुलेशन कम है। अभी सिक्किम का खुद का विधानसभा का टोटल सीट्स है 60, उसमें से उसका 3% निकालो तो 1 रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो 3% निकाला, अगर 1 सीट मिला तो चलेगा क्या? नहीं रे, नहीं चल सकता। 1 या 1.2 होता है, तो 1 एंड 3, व्हाट इज हाई? 3। तो मिनिमम 3 होना चाहिए एंड मैक्सिमम जितना 3% से हुआ तेरे स्टेट के हिसाब से, वो विच एवर इज हाई।
या तो 3 या तो तेरे स्टेट के हिसाब से. सो रिकॉग्निशन एज रीजनल पार्टी. नेक्स्ट, टोटल इंडिया में देर आर 7 नेशनल पार्टीज इन इंडिया. जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. So let us see with the first each and every national party in detail. But national party का जब भी बात करें तो उनका कुछ तो एम्स एंड पॉलिसीज है. स्टार्टिंग विद कांग्रेस. कांग्रेस कभी बनाया था? जब भी ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे. ये वही कांग्रेस है जो आज तक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885. उसका मेन एम कि भाई वो किसके लिए काम करता है? वर्क फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे. उनका पॉलिसी क्लियर था. हम किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर सेक्युलरिज्म, दैट इज एवरी रिलीजन बीइंग इक्वल, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड इक्वल राइट्स, द वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन. वापस बोल रहा हूं, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? एवरी रिलीजन बीइंग इक्वल, हर जगह डेवलपमेंट करना है एंड सबको राइट्स मिलना चाहिए. वेलफेयर फॉर माइनॉरिटी. माइनॉरिटी मतलब क्या? माइनॉरिटी आर दोज पीपल जिनका पॉपुलेशन कम है अकॉर्डिंग टू वो रिलीजन बोलो या वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग बोलो, वो माइनॉरिटीज में आते हैं. सो वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन. इनका बिलीफ क्लियर है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल डेमोक्रेसी के थ्रू बढ़ना चाहिए. सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस, ये उनका बिलीफ है, पीस मेंटेन करना. Along with that, next is Trinamool Congress, established in 1998. उनको ना नेशनल लेवल पार्टी रिकॉग्निशन मिला 2016 में, बट 2022 में, 22 या 23 में रिसेंटली वो रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी चला गया है. बट अपने टेक्स्ट बुक में वो अपडेट नहीं किया तो वो याद रखने का जरूरत नहीं है. तृणमूल कांग्रेस अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से इट इज अ नेशनल पार्टी. मेन पॉलिसी एंड बिलीफ है उसका डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सेक्युलरिज्म मतलब क्या? एवरी रिलीजन बीइंग इक्वल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कभी बनाया? 1999 में. शरद पवार जी ने ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होके उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. एंड वो पावर इन महाराष्ट्र में है 1999 से लेके 2014 तक. एंड कांग्रेस को सपोर्ट किया था एट नेशनल लेवल. जैसे मैंने कोएलिशन गवर्नमेंट, तो कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब 2004 से लेके 2014 तक कोएलिशन गवर्नमेंट में सपोर्ट किया था उनको. डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म, ये उनका मेन बिलीफ है. नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी. नाउ ओरिजिनली देयर वाज अ पार्टी, जैसे इंडिपेंडेंस मिला वो टाइम पे एक पार्टी था भारतीय जनसंघ, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951. उसके बाद जनता पार्टी के साथ वो मर्ज हुआ, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977. हमने बोला ना कि सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था तो ऑपोजिशन पार्टी सब मिला के एक हो गए एंड वो पार्टी बनाया जनता पार्टी. बट अंदर डिफरेंसेस हुआ एंड दिस पार्टी कुड नॉट सर्वाइव. तो अंदर डिफरेंसेस हुआ तो देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ एस्टैब्लिश्ड न्यू पार्टी इन 1980 जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. इनका मेन एम था प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. उनका बिलीफ है इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी, 1984 में बना. इसका मेन इंटरेस्ट वाज शेड्यूल प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस. एंड ये लोग क्या प्रोफेस करते हैं? सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. उसके बाद आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, established in 1925, opposes capitalism. Now do you remember capitalism कहां पे है? तो if you know अमेरिका में कैपिटलिज्म है. एंड उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना. अभी ये पार्टी का मेन रीजन क्या था? तो रशिया में रेवोल्यूशन आया 1917 में एंड कम्युनिज्म स्प्रेड हुआ. कम्युनिज्म जैसे रशिया में स्प्रेड हुआ वैसे सब अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिज्म आने लगा.
इंडिया में भी आया, एंड इंडिया में इफ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, श्रीपद कॉमरेड श्रीपद अमरुट डांगे, यस, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में। सो डेवलप डिफरेंसेस, अंदर अंदर झगड़ा हुआ इन 1962, एंड बोला कि सी कम्युनिज्म दो अलग अलग कंट्री में था, जो बड़े कंट्रीज थे, लीडर्स बन चुके थे, एक था चाइना, दूसरा रशिया। तो कम्युनिस्ट चाइना का कम्युनिज्म फॉलो करे कि सोवियत यूनियन या रशिया का कम्युनिज्म फॉलो करे, और किसका लीडरशिप एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए 1962 में अंदर अंदर ही स्प्लिट हो गया, एंड एक नया पार्टी बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। वो 1 मिनट के बाद पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स एंड द वर्कर्स, लेबरर्स एंड वर्कर्स दोनों का बेनिफिट। इसके लिए जब हम लोग बोलते हैं ना फार्मर्स, लेबरर्स एंड वर्कर्स, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लोगो भी वही है, हैमर है, सॉरी एक फार्मर्स का जो क्रॉप है एंड सिकल है, तो लेबर्स एंड वर्कर्स के लिए वो काम करते हैं। नेक्स्ट 1962 में जब ये स्प्लिट हुआ, तो वो टाइम पे अलग अलग वे में सबने बोला कि ये पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को इंपॉर्टेंस मिला एंड प्रोक्लेम किया सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, एंड अपोज किया इंपीरियलिज्म को। इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। एंड इसके लिए वर्कर्स एंड फार्मर्स दोनों को इंपॉर्टेंस दिया। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का लोगो देखोगे, एक हैमर है एंड एक सिक्कल है। सिक्कल फार्मर्स यूज करते हैं, एंड हैमर हथौड़ी, एंड सिक्कल मतलब कोयता, वो दोनों फार्मर्स एंड वर्कर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज एन इंपॉर्टेंट टेबल, एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर रॉन्ग पेयर। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोगो इज वन सच वे विच विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टू आस्क, तो लोगो हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज रीजनलिज्म। अभी सर ये रीजनलिज्म होता क्या है? रीजनलिज्म मतलब क्या? एक रीजन से आए हुए लोग, बराबर। सो इन इंडिया, बेस्ट एग्जांपल अपने महाराष्ट्र का दे। महाराष्ट्र में पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम टू महाराष्ट्र। क्या वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं? नहीं। क्या वो सेम जगह से आ रहे? नहीं। सॉरी, क्या वो सेम रिलीजन फॉलो करते हैं? नहीं। तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर फॉलो करने वाले लोग, दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का कल्चरल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, एंड वो सेम नहीं रहेगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम कर्नाटका। तो जब भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का बात आ रहा है, अरे बेटा महाराष्ट्र इज भरपूर, सब अलग अलग लोग अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं, एंड वी डेवलप अ फीलिंग ऑफ अफिनिटी। अफिनिटी मतलब क्लोजनेस, हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं अबाउट आवर लैंग्वेज, अबाउट रीजन, एंड ग्रेजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स में लोगों को आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस होता है। आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस मतलब क्या? मतलब मेरा रीजन तेरे रीजन से बेस्ट, एंड दिस गिव्स राइज टू रीजनलिज्म। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लोगों को ऐसा लगने लगता है प्राइमरीली इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट उनके रीजन का। दे स्टार्ट फीलिंग अबाउट देयर ओन, प्राउड अबाउट देयर ओन लैंग्वेज, दे फील प्राउड अबाउट देयर लिटरेचर, about their tradition, about their history of social reforms, and finally educational and cultural movements. इसके बारे में प्राउड फीलिंग आना चालू होता है, and this gives rise to development of linguistic identity, के लैंग्वेज के बेसिस पे डेवलपमेंट आइडेंटिटी फील करना वो एक कॉमन चीज हो जाता है। ये जो रीजनल आइडेंटिटी होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, कि भाई वो रीजन का डेवलपमेंट ज्यादा। जैसे 9th में हमने रीजनलिज्म पढ़ा था, उसमें देखा था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, बट कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे कम डेवलपमेंट हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ था। ओडिशा, बिहार, ये सब स्टेट्स में डेवलपमेंट जल्दी से नहीं हुआ था। सो द पीपल फील belonging to that region should have claim over the resources, and regional identity develop होना चालू होता है कि भाई हमारे यहाँ का resources बहुत better है, या employment opportunities available हो रहा है कि नहीं।
When this linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerges. Regional consciousness मतलब क्या कि भाई रीजन के बेसिस पे सब कॉन्शियस हो जाते हैं एंड वहां पे इसके बेसिस पे लोग कॉन्शियस हो जाते कि अरे मेरा रीजन बेस्ट है तेरा नहीं. ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए. समटाइम्स इसकी वजह से इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं, कभी कभी प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड बहुत सारी बार तो मूवमेंट्स होते हैं, नारे होते हैं, आंदोलन होते हैं. इनका पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ दैट रीजन शुड बी प्रोटेक्टेड. इसके लिए रीजनल पार्टीज बनाए गए हैं कि भाई मेरे रीजन का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया है. जैसे रीजनल पार्टीज बना है, रीजनल पार्टीज का व्हाट आर रीजनल पार्टीज? रीजनल पार्टीज आर अ ग्रुप इन द रीजन जिनको प्राउड फीलिंग होता है अबाउट देयर डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ दैट रीजन. they compete with each other to get the political power with the objective of regional development कि भाई मेरा रीजन डेवलप होना चाहिए एंड वो रीजनल पार्टीज का मेन आइडेंटिटी होता है कि भाई रीजनल डेवलपमेंट करना है. द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजनल पार्टी इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन. जैसे हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने 9th में पढ़ा था इंडिपेंडेंट खालिस्तान मूवमेंट एंड एक पार्टी के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था अकाली दल. उन्होंने डिमांड रखा था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करवाया था. तो ये रीजनल डेवलपमेंट है ना, उनका डेवलपमेंट रीजनल क्यों है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पढ़ा था. तो ये रीजनल डेवलपमेंट है, वो रीजन के बारे में. और वो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम, रीजनल पार्टीज का वही होता है कि मेरा रीजन डेवलप हो. सो देयर इज अ रोल ऑफ रीजनल पार्टी. जैसे रीजनल पार्टीज किसको प्रेफरेंस देते हैं कि भाई रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम. रीजनल लेवल पे सब रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं. रेजोल्यूशन मतलब क्या कि अग्रीमेंट पास किए जाते हैं. वो डिमांड करते हैं मोर ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब मोर पावर एंड अथॉरिटी. एंड दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट. मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो रीजनल गवर्नमेंट मतलब रीजनल पार्टी कोऑपरेट करता है. रीजनल पार्टी क्या करेगा? डिमांड रखेगा कि भाई मेरा रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करो. जैसे फॉर एग्जांपल पानी नहीं आ रहा है, रोड्स अच्छे नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, तो ये रीजनल प्रॉब्लम है. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके वो लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. द पॉलिटिकल पार्टीज आर कमिंग, दैट इज द पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ दैट रीजन. वो लोग भी प्रेफरेंस देते हैं कि भाई हमारे रीजन के लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए. किधर? एडमिनिस्ट्रेशन में, जॉब्स में, काम में. टुडे ये नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज चेंज हो रहा है. पहले कैसा था कि आइडेंटिटी राइज हो रहा था बिकॉज ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट. जैसे पहले डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान या द्रविड़स्तान का डिमांड था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ऑटोनॉमी के लिए चला गया. मतलब पहले क्या था कि पहले के टाइम पे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट करते थे, एक्सट्रीमिज्म होता था, वायलेंस होता था. बट आज अगर देखें विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम इंडियन फेडरेशन, आज ऐसा नहीं होता है. तो रीजनल पार्टीज जैसे पंजाब में, तमिलनाडु में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब ने इंडिपेंडेंट डिमांड्स रखा था. डिमांड्स स्लोली चेंज हो गया एंड पहले इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड था, अभी पावर का डिमांड है कि भाई मोर ऑटोनॉमी होना चाहिए. ऑटोनॉमी मतलब मोर पावर मिलना चाहिए. द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टी is started after 1990. Later on, the regional parties demanded development of that region and people of that region should get more power. State level पे भी more power मिलना चाहिए and national level पे भी. For example, शिवसेना, for example, तेलुगु देशम पार्टी, ये regional party का best examples है. Development of the regional parties in North East had a different trend. हमने पढ़ा था ये 9th स्टैंडर्ड में. बहुत सारे मिजो नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल काउंसिल, ये सब के बारे में पढ़ा था. सो दे गेव अप देयर डिमांड फॉर सेपरेटिज्म एंड उनका जो डिमांड था, दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी मतलब मोर पावर. इसके लिए ऐसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज बनाए थे जिनको बोला गया था कि आप मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो जाइए. सो ऐसे बहुत सारे फेजेस बनाए रीजनल पार्टीज के. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये रीजनल पार्टीज डिमांड करते थे थ्रू सेपरेटिज्म मतलब वायलेंस करके, सेपरेट होके, ऑटोनॉमी मतलब पावर का डिमांड करते थे. एंड आज अगर देखे तो मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स में खाली एंट्री मिल गया तो वो रीजनल पार्टीज को बेटर होता है. द कोएलिशन पॉलिटिक्स, इफ यू रिमेंबर, वो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का कोएलिशन होता है.
So coalition politics, one of the consequence of their increasing influence in national politics. There are some regional parties as shown below, जैसे शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम गण परिषद, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी. सो लेट्स सी, सबसे पहले शिवसेना. शिवसेना कभी एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में. ऑब्जेक्टिव वाज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन. ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मराठी लोगों के राइट्स के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना एंड दूसरे रीजन से आ रहे उनको रेजिस्ट करना. 1995 में ये कोएलिशन जुड़े विद बीजेपी एंड पावर शेयर कर रहा है फ्रॉम 2014 टिल 2022. वो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ शिवसेना सपोर्ट में थे. नेक्स्ट इज शिरोमणि अकाली दल, 1920 में बनाया. कल्टिवेटिंग द रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, अज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स. मतलब रीजनल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी देने के लिए शिरोमणि अकाली दल बनाया था. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मेड इन 1932. उनका मेन पर्पस वही था, प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस. एंड आसाम गण परिषद जो 1985 में बनाया था फॉर प्रॉब्लम रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल. डिस्प्लेस्ड पीपल मतलब क्या, कि ये वो लोग थे जो डिस्प्लेस्ड थे, मतलब बांग्लादेशी माइग्रेंट्स यहाँ पे आए थे, उनका आसाम से उनके घर वापस भेज देना बांग्लादेश में, और जो यहाँ पे रह चुके हैं उनको राइट्स देना. सो प्रोटेक्टिंग द कल्चर, यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पैसा, रोकड़ा दमड़ी, कैश किधर से आ रहा है, कैसे इकोनॉमी को डेवलप करे आसाम में, वो जरूरी था. assumes power in Assam for many years. Next is Dravida Munnetra Kalagam Party. This is an important answer, exam में आएगा. The protection of Tamil identity. Now this party was originally Justice Party. It was a non-Brahmin movement 1920 में चालू हुआ था, जो ट्रांसफॉर्म होके बनाया एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था द्रविड़ा मुन्नेट्रा कड़गम पार्टी. बाद में ये जस्टिस पार्टी का नाम चेंज करके द्रविड़ा कड़गम पार्टी किया 1944 में, एंड 1944 में एक ग्रुप अलग होके द्रविड़ा मुन्नेट्रा कड़गम बना. वो कज़्ज़ागम बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कड़गम भी बोल सकते हैं. अनदर ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम डीएमके पार्टी became in 1972 established a new party जिसका नाम था AIDMK, All India Dravida Munnetra Kalagam, and the member of coalition government at the center even today. So महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी से शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी एंड समाजवादी पार्टी along with रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. These are important questions जो एग्जाम में आ सकते हैं, and this is an important table which will be asked for complete the flow chart and for wrong pair. तो ये प्लीज बराबर से करके जाना. Alright dear students, that's it from my side. Thank you so much. Take care, God bless, study well and अच्छे से prepare करो ये एग्जाम के लिए. All the best.